बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फैसलाबाद के दो हायर एजुकेशन के इदारों की बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और गवर्नमेंट कॉलेज वेमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ तालीम के मैदान में तो पता नहीं क्या कर रही हैं, लेकिन बेज़ाब्तगियों, नाअहलियों और करप्शन के मैदान में इतने गुल खिला रही हैं कि आपस में शायद इनका मुकाबला है कि करप्शन में कौन सी यूनिवर्सिटी दूसरी से बढ़कर है। वेमन यूनिवर्सिटी की बात हमने पिछले प्रोग्राम में भी की थी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की भी बात की थी। डॉक्टर शाहिद कमाल जो वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, उनके बारे में बताया था। और इसके साथ साथ वेमन यूनिवर्सिटी जो है डॉक्टर रुबीना वहाँ की जो वाइस चांसलर हैं उनके बारे में भी बात की थी, डॉक्टर रुबीना फ़ारूक के बारे में। और हमने अपने प्रोग्राम में ये स्टोरी ब्रेक की थी कि डॉक्टर रुबीना फ़ारूक ने किस तरह अपने इंजीनियर बेटे को फ़ाइन आर्ट्स के शोबे के लिए सिलेक्ट करवा लिया था। वो तो भला हो सिंडिकेट के मेंबरान का जिन्होंने इस पर एक्शन लिया और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो रुकवा दी। लेकिन ये एक मिसाल के तौर पे हमने पेश की थी बात इस यूनिवर्सिटी में, यानी गवर्नमेंट कॉलेज वेमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में और क्या क्या कुछ हो रहा है। इस तरह की दास्तानें हैं करप्शन की कि इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि आला तालीम के इदारों में ये हो क्या रहा है। आज उन कारनामों का कुछ ज़िक्र करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राना कामरान साहब। फिर इसके बाद जो बॉयज़ यूनिवर्सिटी है उसका भी ज़िक्र करेंगे। पहले वेमन यूनिवर्सिटी का। राना साहब, आपने तो उसमें एक बताया था कि डॉक्टर रुबीना फ़ारूक का जो बेटा है उसको इंजीनियरिंग की तालीम, उसकी डिग्री है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन उसको रख लिया गया था फ़ाइन आर्ट्स के लिए। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या इस यूनिवर्सिटी में हुआ और क्या कुछ हो रहा है? ये जो वेमन यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद, इसकी जो डॉक्टर रुबीना फ़ारूक साहब हैं, इनकी दास्तानें तो बड़ी लंबी हैं। ये एक केस नहीं है। एक केस तो आपने डिस्कस किया था उनके बेटे का, वो तो हर हो गया, वो नहीं हो सका। सिंडिकेट के मेंबरान ने उस पर एतराज़ उठाया और उसको आई थिंक वो नहीं हो सका। अब उसके जब हम उससे एक स्टेप आगे जाते हैं तो बहुत से ऐसे किरदार सामने आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। डॉक्टर जुल्ले हुमा साहब हैं, ये केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं वहाँ पे उधर ही। उनकी भी इसी तरह से उनका भी केस है, उनके भी साथ इसी तरह ही ये सलूक किया गया। ये राना साहब बड़ा दिलचस्प केस बन गया ना डॉक्टर ज़िले हुमा का। ये दिलचस्प इसलिए बन गया कि एक तो ये डॉक्टर ज़िले हुमा वावेला कर रही हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, उन्होंने प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था और उनको प्रोफेसर के तौर पे रखा नहीं गया। ये वो कह रही है कि मेरी हक तलफी हो रही है और वो कहती हैं कि मैं तो बिल्कुल मेरिट पे आती थी। लेकिन दूसरी साइड पे इनके अपने बारे में भी एक स्टोरी है। वो जो हमारे इल्म में बात है, हमारी खबर के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर की सीट पे भी जब हुई हैं तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अब बगैर अप्लाई किए कोई बंदा कैसे एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर उसको सिलेक्ट कर लिया गया। और जब उन्होंने फिर प्रोफेसर के लिए किया, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया तो नए मसाइल खड़े हो गए। इनकी दिलचस्प स्टोरी ये हुई डॉक्टर ज़िले हुमा की कि इन्होंने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, इन्होंने किया था प्रोफेसर के लिए उस वक्त। तो प्रोफेसर के लिए ये एलिजिबल नहीं हुई, इनको नहीं रखा गया। तो फिर इनको रख लिया गया एसोसिएट प्रोफेसर, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। यानी जिस सीट के लिए इन्होंने अप्लाई ही नहीं किया उस पर इनको रख लिया गया। और उस वक्त डॉक्टर जाकिर साहब थे वाइस चांसलर, उस वक्त डॉक्टर जाकिर साहब थे। तो यानी ये देखें कि ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया उनको रख लिया जाता है, और जो बेचारे अप्लाई करते हैं, जो मेरिट पे आते हैं और जो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, दुनिया भर में उनके आर्टिकल्स छपते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। डॉक्टर ज़िले हुमा पे बात करें, इसके बाद इससे भी दिलचस्प केस मैं कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर ज़िले हुमा साहबा खुद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शामिल हो जाएं और वो अपना मौक़िफ़ वो भी दें, क्योंकि ये तो हम बता रहे हैं कि वो ये वावेला तो कर रही हैं कि उन्हें प्रोफेसर नहीं रखा गया, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर कैसे रखा गया था। और फिर वो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी रही और वो सारी जो ख़तो किताबत होती थी वो इनके हाथ से होके जाती थी। यही वहाँ पे जो रिपोर्ट्स होती थी उनमें इन पे इल्ज़ाम है कि ये रद्दोबदल करती थी दूसरे उम्मीदवारों की, अपनी रिपोर्ट्स को ज़्यादा। गुजारिश करूँगा कि आप एक तो ज़िले हुमा साहब से बात करें, उसके बाद साहबा लाइन पे हैं, आ गई हैं, उनसे बात करें उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अभी प्रोफेसर के लिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और आप मेरिट पे आ रही थी। appeared before the selection board, I was eligible। अब उसका रिजल्ट क्या है वो नहीं पता, डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल होता है, तो मेरे साथ तो शेयर नहीं हुआ, मैं नहीं कुछ भी कह सकती। आप एलिजिबल थी प्रोफेसरशिप के लिए? हाँ, मैंने इंटरव्यू भी दिया है। आप अपनी क्वालिफिकेशन ज़रा डिटेल के साथ शेयर कर देंगी मेरे साथ?
नहीं प्लीज, ये कुछ भी नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन यही होती जो एचएससी का क्राइटेरिया, आई फुलफिल ऑल दैट क्राइटेरिया। आपने तमाम क्राइटेरिया कंप्लीट किया है। हाँ, और इसी वजह से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, मैंने इंटरव्यू भी दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जब सिलेक्शन एज ए एसोसिएट प्रोफेसर हुई थी तो उस सिलेक्शन पे भी एतराज़ है कि आपने तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, आपने तो प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपको रख लिया गया एज ए एसोसिएट मैंने प्रोफेसर। दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। नहीं, और रिकॉर्ड में तो आपकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। नहीं, वो रिकॉर्ड में इस तरह नहीं है, वो उस वक्त था टू मर्ज एब्जॉर्प्शन, मुझे वर्ड भी नहीं आता था, एब्जॉर्प्शन इन द यूनिवर्सिटी कैडर। उसके लिए एक सिंपल एप्लीकेशन कॉल की थी, उसके बाद उन्होंने अलग से सिलेक्शन बोर्ड के लिए मांगी थी, वो हमने रिटन एप्लीकेशन दी हुई थी और वो रिकॉर्ड में मौजूद है। जब सिलेक्शन बोर्ड हुआ था प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई किया था, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो अप्लाई ही नहीं किया था, फिर उस सिलेक्शन बोर्ड के बगैर ही आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। एब्जॉर्प्शन इन द यूनिवर्सिटी वाला केस था ना मेरा, तो वो है 16-17 में तो मैंने प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, तब तो कोरम ही नहीं पूरा था, तो प्रोफेसर हुआ ही नहीं। प्रोफेसर हुआ नहीं था, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई नहीं किया था। तो उस वक्त मैं एसोसिएट कब हुई? डॉक्टर जाकिर साहब ने सिलेक्शन बोर्ड की सरबराही की उस वक्त, तो उसमें आपको एज ए एसोसिएट प्रोफेसर रखा गया, जी जी। जबकि उस सिलेक्शन बोर्ड में तो आपकी दरखास्त ही नहीं आई थी। मैं आपको मेरा ख्याल और किस तरीके से बताऊं कि मैंने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, वन इन अब्जॉर्प्शन इन द यूनिवर्सिटी, दूसरा एज रेगुलर अपॉइंटमेंट। मेरी अब्जॉर्प्शन बेसिस पे हुई थी एज एसोसिएट प्रोफेसर। वो अब्जॉर्प्शन बेस पे जो हुई थी वो सिलेक्शन बोर्ड के बगैर ही हुई थी। वो उन्होंने सिलेक्शन बोर्ड में खुद यूनिवर्सिटी ने केस लेके जाना था, मैंने तो नहीं लेके जाना था, मैंने तो यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देनी थी कि मुझे एब्जॉर्ब कर लिया जाए यूनिवर्सिटी कैडर में, बिकॉज आई एम फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी ने अब्जॉर्ब कर लिया आपको, लेकिन यूनिवर्सिटी ने आगे सिलेक्शन बोर्ड में तो लेके जाना था ना केस आपका। ये तो मुझे नहीं पता वो केस कहाँ लेके गए होंगे, लेकिन आपके नॉलेज में भी नहीं है कि सिलेक्शन बोर्ड में आपका केस डिस्कस नहीं हुआ। मेरा सिलेक्शन बोर्ड में गया होगा, सिलेक्शन बोर्ड के तहत ही गया होगा या गया था, आपको कंफर्म है इस पे? मुझे बिल्कुल, आई अपीयर्ड बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड। तो वो सिलेक्शन बोर्ड कब हुआ जिसमें आपको एसोसिएट प्रोफेसर रखा गया? मुझे डेट तो नहीं याद, लेकिन बहरहाल इट इज 2014। 2014 में डॉक्टर जाकिर साहब ने किया होगा वो। जी 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 जी। अच्छा, डॉक्टर सोफिया अनवर ने एक इंक्वायरी की थी इस पे और नैब में भी ये केस गया, वो फिर क्या था? देखिए, मैं इस पे डॉक्टर सोफिया ने की और नैब में गया, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, मैं आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं कैसे उस पे कोई कमेंट कर सकती। लेकिन वो आपके मुतलका था ना, आपकी अपॉइंटमेंट को भी उसमें चैलेंज किया गया था। अगर किया था तो यूनिवर्सिटी ने ही उसका जवाब दिया होगा। आपका केस था, आपको एज ए एसोसिएट प्रोफेसर रखा गया और उसमें जो इंक्वायरी थी, जो नैब में भी केस गया, उसमें ये कहा गया कि आपकी अपॉइंटमेंट ऐसे तरीके से हुई है कि आपने अप्लाई भी नहीं किया और आपकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो इस पे कोई आपने यूनिवर्सिटी ने क्या जवाब दिया? देखिए, कल अगर आप मुझे ये कह दें कि आपकी कहीं एग्जिस्टेंस ही नहीं, आपको रख लिया गया, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता। नहीं, मैं नहीं कह रहा ये आपके खिलाफ, मैं नहीं कह रहा आपके खिलाफ जो डॉक्टर सोफिया अनवर ने इंक्वायरी की है, उस इंक्वायरी में ये लिखा गया है और आपको इल्म में है। डॉक्टर सोफिया, ये ज्यादा बेहतर नहीं कि आप ये वाला क्वेश्चन डॉक्टर सोफिया से करें। आपकी अपॉइंटमेंट, अब आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गई हैं, इससे पहले एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो चैलेंज हो चुकी है। अल्लाह जाने, अब उन्होंने चैलेंज किसी ने की होगी तो मैं किस पे कुछ नहीं कह सकती। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। राणा साहब, ज़िले हुमा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कहती हैं कि ये यूनिवर्सिटी का मामला है, पता नहीं उन्होंने भेजा है, नहीं दिया, वो अपने से उतार के दूसरे के गले पे डाल रही हैं। हम इससे भी आगे चलते हैं हनीफ साहब, मैं समझता हूँ कि वो तो एक नया तरीका बता रही हैं कि मुझे अब्जॉर्ब किया था यूनिवर्सिटी ने मेरी एप्लीकेशन पे, अब उस अब्जॉर्प्शन पे यूनिवर्सिटी ने आगे कुछ किया है नहीं किया, सिलेक्शन बोर्ड में गए हैं नहीं गए, ये उनको नहीं पता। हनीफ साहब, आपका क्रेडिट ये है कि आपके मौक़िफ़ की तस्दीक हो रही है या तरदीद हो रही है। हमने खबर दी, हमारी खबर की तस्दीक हो रही है। पहले हम डॉक्टर सोफिया अनवर से बात कर ले जिन्होंने इस सारे मामले की इंक्वायरी की थी। ये डॉक्टर ज़िले हुमा साहबा के बारे में उन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स आगे फॉरवर्ड की। कि वो थोड़ी सी, चूँकि आजकल उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो बड़ी को खुल के बात नहीं करेंगी, लेकिन आप कोशिश कर लें। वो इस वक्त, अच्छा वो मज़े की बात है, वो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इकनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, डीन है वहाँ पे, यहाँ से चली गई। यहाँ कुछ देर के लिए वो वाइस चांसलर रही थी इस यूनिवर्सिटी में।
और उन्होंने बतौर वाइस चांसलर जब उनका ये टर्न्योर था तो उसी अरसे के दौरान ही उन्होंने ये केस पकड़ा था और ये डॉक्टर ज़िले हुमा का, और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो अप्लाई ही नहीं किया, तो इनकी अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये आप देखिए, ये उन्होंने ही इसको पॉइंट आउट किया कि उन्होंने अप्लाई के बगैर दिया। अब आप उनसे बात करें, उसके बाद देखते हैं वो क्या कहती है। डॉक्टर सोफिया से ट्राई करते हैं हम कि वो आ जाएं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोफिया साहबा। अच्छा, मैं ये गवर्नमेंट कॉलेज वेमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये जो कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई थी और आपने उसकी इंक्वायरी भी की थी, उस बारे में मैं जानना चाह रहा था कि उसका क्या रिजल्ट निकला, कहाँ तक पहुँची है वो बात। जी, मैं वहाँ 6 माह के लिए थी सर। उसके दौरान हमें एचईडी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी हमने वो कलेक्ट करके एचईडी को दी। जी, तो वो क्या डॉक्टर ज़िले हुमा की जो उसमें अपॉइंटमेंट थी एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बारे में भी आपने इंक्वायरी की थी कि उनको बगैर दरखास्त दिए सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर हुए बगैर रखा गया? हमारे से इंफॉर्मेशन मांगी थी एचईडी ने, यानी ये पिछली के ये डॉक्यूमेंट्स दे थे। हमने वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कर दिए थे। उन्होंने हमें इंक्वायरी कमेटी बनाने को नहीं कहा था, ठीक, इसलिए हमने इंक्वायरी कोई कंडक्ट नहीं की थी। हमसे पहले जरूर कहीं कोई होगी। मेरे से जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी हमने सिर्फ वो रिक्वायर उनको पहुंचाई। ज़िले हुमा के बारे में क्या आपने इंफॉर्मेशन दी थी आगे? इनकी सिलेक्शन ऐसे ही हुई थी जैसे बताया जा रहा है कि इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तो अप्लाई ही नहीं किया था? देखिए सर, अब मुझे वर्बली तो याद नहीं होगा क्योंकि वो एक कैंडिडेट का नहीं था, जी, वो काफी सारे लोगों का था। उसमें यानी पीएन से लेके असिस्टेंट तक वो और भी कई लोगों का था कि उन्होंने सीट्स अनाउंस ही नहीं हुई थी तो उनको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्चुअल पे रख लिया। और कुछ का ये था कि वो कैंडिडेट के तौर पे आए तो बट दे वर नॉट इक्वल टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एचईडी की तरफ से कुछ नैब की तरफ से आती रही। ठीक, तो जब ये आई, जिन मोहतरमा का आप नाम ले रहे हैं, वो उन दिनों खुद ही पहले वहाँ रजिस्ट्रार, तो ठीक। वो अगर कुछ चीजें आती थी वो उनको हाइड कर लेती। ठीक मैंने है। फिर उनको चेंज करके वहाँ के जो डिप्टी रजिस्ट्रार थे उनको चार्ज। अच्छा, आपने उनके रजिस्ट्रारशिप इसलिए चेंज की थी कि वो चीज़ें वहाँ पे रोक लेती थी, हाइड कर लेती थी? वो हमें पता ही नहीं चल रहा आता था ना, लेकिन मुस्तकबिल मैंने वो डिप्टी रजिस्ट्रार लगाया तो हमें पता चलना शुरू हुआ कि एक्चुअली लेटर्स आ रहे हैं। मेरे पास रिमाइंडर तो आ जाता था कि जी। हमने आपको ये लेटर भेजा है, रिमाइंडर। तो मैंने जब पूछना कि रिमाइंडर दूसरा तीसरा अगर आया है तो इसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट कहाँ है। ठीक, तो डॉक्टर साहब इस पे तो फिर आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो होगी कि ये ज़िले हुमा की अपॉइंटमेंट जिस तरह हुई एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उनको रजिस्ट्रार भी लगा दिया गया। जी बिल्कुल, ये एक ऑफिशियल मैटर है। जी, मैं इसके ऊपर अब जिस पोजीशन पे हूँ ना, मैं स्लैंग वे में नहीं कहना चाहूँ। वहाँ वो टिपिकल माफिया है, स्पोर्टिव, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। सही, मैंने खुद बहुत सारी चीजें फेस की हैं उनकी वजह से। लेकिन मतलब शॉर्ट टर्म में मैं रेगुलर वाइस चांसलर नहीं थी, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं थी तो सर मेरी उतनी अथॉरिटी नहीं थी। तो मेरी इत्तला के मुताबिक आपको भी उसी माफिया ने जो है ना वहाँ पे ना तो रेगुलर होने दिया और ना ही वहाँ पे टिकने दिया, ठीक है ये बात? लेकिन इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। मैंने अपने 6 माह का टर्न्योर था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने अपना कंप्लीट किया है। बाकी आप क्या कहते हैं, किस्मत की बातें होती हैं। हाँ, लेकिन हर जगह पे मुख्तलिफ अनासर होते हैं। हमारा अपना काम करने का होता है, उन्होंने अपना काम करना होता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लो जी राणा साहब, सोफिया साहबा ने भी वो कह रही हैं कि यहाँ पे वो तो बल्कि कह रही हैं कि ये जब रजिस्ट्रार थी तो ये ख़तो किताबत दबा लेती थी। जो मैंने पहले बात की उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। फिर वो कह रही हैं कि मैंने इनको रजिस्ट्रार के सीट से मैंने डी सीट किया था इनको। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी यूनिवर्सिटी के शोबा अरबी की प्रोफेसर डॉक्टर नजमा बानो के केस का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि सिलेक्शन बोर्ड में डॉक्टर नजमा बानो के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। गवर्नमेंट कॉलेज वेमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जिक्र हो रहा है कि वहाँ के सिलेक्शन बोर्ड ने किस तरह नाअहल उम्मीदवारों को सिलेक्ट कर लिया और अहल उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर दिया। शोबा अरबी की प्रोफेसर डॉक्टर नजमा बानो का जिक्र ब्रेक से पहले कर रहे थे। उनका केस क्या था, राणा साहब से जानते हैं। जी राणा साहब, ये डॉक्टर नजमा बानो के साथ क्या हुआ? डॉक्टर नजमा बानो को मैं आपको बताऊँ हनीफ साहब कि जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी का उस पर वो 100% पूरा उतरती हैं और ना सिर्फ उतरती हैं बल्कि 1993 से वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ते हैं
उसके बाद 1999 से बाकायदा तौर पे वो GCU वुमेन यूनिवर्सिटी में तैनात हैं और पढ़ा रहे हैं। और HOD हैं वो अरेबिक डिपार्टमेंट। अब उनकी बदकिस्मती क्या है कि देखें, वो जो HEC की अप्रूव्ड वो सुपरवाइज़र हैं, जो बेसिक होता है। उसके बाद जो 25 साल तजर्बा उनका पढ़ाने का, रिसर्च का, ये मिला के ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का उनका। इनके साथ क्या हुआ? इन्होंने प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया तो इनके साथ क्या? अच्छा, इनके साथ ये हुआ कि इनका जो सेकंड नंबर था उसको नवाजने के लिए पहली बात तो इन्होंने जब अप्लाई किया तो इनको बुलाया ही नहीं गया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं की। जब इन्होंने एहतजाज किया तो उन्होंने कहा जी आपकी जो वैल्यूएशन है वो ठीक तरह से नहीं हुई, तो उन्होंने कहा जी मेरी वैल्यूएशन करा लें। आपकी एवैल्यूएशन रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी वैल्यूएशन रिपोर्ट का जब थोड़ा सा रिसर्च की गई तो वैल्यूएशन रिपोर्ट तो थी अरबिक की, इस्लामियात के जो है लोगों से, प्रोफेसर से उसकी वैल्यूएशन कराई गई। यानी इनका डिपार्टमेंट अरबी है, इनकी वैल्यूएशन इस्लामिक स्टडीज़ वालों से करवाई गई। अब अंदाज़ा करें जब और इसका मकसद था सैकड़ों उम्मीदवार को फेवर देना, ताकि इनको इस्लामियात वाले क्या है इनकी वैल्यूएशन। जब आप मुतलका बंदे की एक सिस्टम है यार, आप अरबिक के वो HOD हैं और उनका सब्जेक्ट ही अरबिक है। अब अरबी के लेक्चरर को, अरबी के प्रोफेसर को आप इस्लामियात के प्रोफेसर से उसकी वैल्यूएशन कराएंगे, बजाते खुद एक बदनीति पे मबनी फेल है। उसके बाद आप उससे सेकंड आ जाएं। इन्होंने फिर उस पर जब आवाज़ उठाई कि ये ज़्यादती है मेरे साथ और ये आप इसकी जो वैल्यूएशन है किसी अरबिक मेरे मुतलका डिपार्टमेंट से। अच्छा, पहले तो उनको ये फारग कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने फिर क्या कि इसका है कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने क्या कराते हैं, इन्होंने फिर बांग्लादेश से करवाई, बांग्लादेश से भी इररेलेवेंट बंदे से करवाई, वहाँ से भी उन्होंने इस्लामियात और हदीस के बंदे से करवाई कि आप ये अरबिक की इसकी वैल्यूएशन करें। हम इसको सम अप इस तरह कर सकते हैं कि जितना भी ये प्रोफेसर्स की सिलेक्शन का तरीक़ाकार है उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और इस तरीके से उसमें मुदाखलत की जाती है कि जो अहल लोग होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो डिसहर्ट होकर या तो मुल्क ही छोड़ जाते हैं, नौकरियां छोड़ जाते हैं, या सारी उम्र रगड़ा खाते रहते हैं नीचे होके। और जो नाअहल लोग हैं, जो फेवरेट होते हैं, जो अजीज़ रिश्तेदार होते हैं या किसी को नवाजना होता है, तो उन नाअहलों को उठा के पोस्टों पे लगा दिया जाता है। हम तो राना साहब बात कर ही रहे हैं, गुलाम सगीर शाहिद साहब हैं जिन्होंने इस सारे ये जो सिलेक्शन बोर्ड का मामला हुआ था उसकी इंक्वायरी की। नहीं, मैं एक थोड़ी सी गुजारिश करूँगा, बल्कि ये आपने अच्छा किया। अच्छा, ये सेक्रेटरी थे उस वक्त, गुलाम सगीर शाहिद साहब जो हैं ये सेक्रेटरी थे और इनके पास डॉक्टर रुबीना फ़रूक जो VC हैं इस वक्त वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की GCU की, इनके ख़िलाफ़ आलमोस्ट 33-34 केसेस थे जिनके खिलाफ इनकी कंप्लेंट्स थी। 33 से 34 केस थे आलमोस्ट जिनकी इंक्वायरी इन्होंने की। सारे सिलेक्शन बोर्ड और सिलेक्शन प्रोसेस में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई, जिस तरह अकरबा परवरी की गई, उसकी एक रिपोर्ट मुरतब की और रिपोर्ट मुरतब करके उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। गुलाम सगीर शाहिद साहब टेलीफोन लाइन पे आ गए हैं। सगीर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, GC यूनिवर्सिटी जो वुमेन यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, उसमें जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ था और उसमें बड़ी बेज़ाब्तगियाँ हुई थी, मैडम वाइस चांसलर ने अपने बेटे को भी सिलेक्ट कर लिया था, आपने उस मामले की इंक्वायरी की थी, तो क्या फाइंडिंग्स थी आपकी? फाइंडिंग्स सर यही थी, उसमें फेयर प्रोसेस नहीं हुआ था सर, और हमने रिकमेंडेशन की थी लेकिन 33 से 34 पोस्टों पे जो रिकमेंडेशन थी वो गलत थी, इनफिगर थी, और फिर राजा साहब की सरवाई में जो हमारी सिंडिकेट हुई थी हमने उसको कैंसिल कर दिया था 33 से 34 कामों को करती हूँ। ये एक तो उनके बेटे की, मैडम वाइस चांसलर के बेटे की एक तो सिलेक्शन थी जो इंजीनियर थे और उनको फाइन आर्ट्स के लिए रख लिया गया था, तो कुछ और भी, ये टोटल कितने केसेस थे आपको याद होगा? मैंने तो 33 या 34 केसेस में जो रिकमेंडेशन थी वो गलत थी। 34 केसेस में इलीगल रिकमेंडेशन थी। हाँ, वो नॉट कवर्ड एज पर पॉलिसी उसके बाद। तो आपने उस पर फिर रिकमेंड क्या किया था? इनकी मैडम वाइस चांसलर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई रिकमेंड की थी इंक्वायरी कमेटी ने आपकी सरबराही में? हाँ जी, बिल्कुल की थी, उसकी सभी हमने भिजवा दी थी। वो दैट माइट बी मीटिंग विद द सीएम ऑफिसर विद द गवर्नर सेक्रेटरी। आपने ये मैडम वाइस चांसलर को रिमूव करने की सिफारिश की थी? नहीं, वो तो गवर्नर के पास इख्तियार होते हैं ना सर, हमने तो गवर्नर के पास पावर है ना जी, हमने लिखा था कि वो उसको इन्वोक करे। बहुत शुक्रिया गुलाम सगीर साहब। लो जी राणा साहब, गुलाम सगीर साहब भी उन्हीं बातों की तस्दीक कर रहे हैं कि 34 केस वो बता रहे हैं गालबन थे जिनमें अकरबा परवरी की गई। मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर रुबीना फ़रूक साहब हैं उनके लिए ये काफ़ी है, ये जो उन्होंने बता दिया है कि बंदा किसी सीट पे बैठ के 1, 2, 3, और उन्होंने तो अपनी सिफारिशात भी भेजी थी।
अब आगे देखें कि इसमें अगला भी एक ऑफिस इन्वॉल्व होता है और गवर्नर का ऑफिस। नहीं, मैं आपको एक थोड़ी सी मादक मैं एक और बताऊं, डॉक्टर रुबीना फ़ारूक साहब के मतलब इतनी हमें फ़ोन कॉलें आ रही हैं और इतनी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसके लिए तो आपके 10 प्रोग्राम भी नाकाफ़ी होंगे। हाँ, जो भी इनके मुतासरीन हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा, असातिज़ा, जो पहले वाले अब वाले, वो सारे जब ये प्रोग्राम पिछला प्रोग्राम चला तो वो सारे के सारे लोग राब्ते कर रहे हैं और हराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि आपने ये एक वीसी के खिलाफ आवाज़ उठाई और बड़ी दिलेरी का काम है। मेरा ख्याल है कि अब हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर शाहिद कमाल साहब और उनकी टीम का जिक्र करेंगे जो वहाँ पे इस तरह के काम कर रही हैं कि ये फिर वेमन यूनिवर्सिटी वाले भी शायद शर्मा जाएँ उनको देख के। नाजरीन, मेरे साथ रहिएगा, एक बुक्से से वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाजरीन, ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जिक्र हो रहा है जिसके वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब हैं। डॉक्टर शाहिद कमाल साहब की यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की बेज़ाब्तगियाँ हैं जिस तरह की वेमन यूनिवर्सिटी में थी। यहाँ पे भी मेरिट की उसी तरह खिलाफ वर्जी की जा रही है जिस तरह वहाँ पे की जा रही थी। एफिलेशन कमेटी के सेक्रेटरी ज़ीशान साहब हैं, उनके बड़े कारनामे थे जिनको हाईलाइट किया था हमने अपने प्रोग्रामों में। और एक साल पहले डॉक्टर शाहिद कमाल साहब ने वादा किया था कि ज़ीशान साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टैंड कर दी है क्योंकि उनकी डिग्री भी जाली थी, उनकी एमफिल की डिग्री भी जाली थी और उसके बाद उसी जाली डिग्री पे वो पीएचडी भी कर रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी से। तो उस इंक्वायरी का क्या बना, शाहिद कमाल साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ज़ीशान साहब के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी थी उसका क्या बना? पता नहीं, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करके आपको सर बता दूंगा। अच्छा, और जहाँ तक एक्सटेंशन किस चीज़ की आप कह रहे हैं? बतौर सेक्रेटरी एफिलेशन कमेटी? नहीं सर, वो नई कमेटी बननी है, जैसे चीज को ये खत्म होगा उसके बाद नई कमेटी बनेगी, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। डॉक्टर साहब, एक सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से भी आपसे बात करनी थी। काफ़ी लोगों की शिकायत आई हैं प्रोफेसर्स की कि सिलेक्शन बोर्ड में उनकी एवेल्यूएशन गलत की गई और मुतलका लोगों से नहीं करवाई गई और इस हवाले से शिकायत आप तक भी पहुंची हैं, उसका क्या बना? आप बता दें, जिसका नाम लेंगे उसका आके फाइल देखना चाहे फाइल देख लें, बाकी देख लें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश स्क्रूटनी कमेटी ने की है कि जी वो एक ऑनेस्टली और एक जस्टिफाइबली उनकी स्क्रूटनी करे। डॉक्टर साहब, मैं मिसाल के तौर पर ये 3 बंदों का जिक्र करना चाहूँगा। एक डॉक्टर महमूद अहमद साहब हैं, इस्लामियात के प्रोफेसर हैं, ये आपके पास गए भी हैं, आपने उनकी बात नहीं सुनी उनके बकौल? जी, मैं सबकी सुनी है, वो कोर्ट में भी गए थे, आज अच्छा। मैंने सिंडिकेट में भी रख दिया, तो उनकी जो रिपोर्टें आई हैं वो तीनों नेगेटिव है। अच्छा, उनकी एवोल्यूशन किससे करवाई है आपने? जी, मुझे सारे नाम इस तरह याद नहीं होते, वो जो इनकी लिस्ट आती है उसी में से टिक किए जाते हैं, वो भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको वो भी दिखा देंगे। अच्छा, इनके जो सेकंड कैंडिडेट जो इनकी जगह पे रखा गया है, उनकी तो जो क्वालिफिकेशन है, जो उनकी अहलियत है, वो इनसे कहीं ज़्यादा कम है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ है इन्होंने, उनके पास तो ऐसी कोई डिग्री नहीं। मुझे भी हैरत हुई थी इस बात के ऊपर, लेकिन जहाँ से बाहर थे, लेकिन जो एसोसिएट प्रोफेसर होता है उसमें एक फॉरेन एवेल्युएटर है जिसकी रिपोर्ट आनी होती है, 2 आपके लोकल होते हैं जिनकी आती है वैल्यूएशन एक्सपर्ट राय आती है। उन तीनों की जो रिपोर्ट्स हैं वो आगे रख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप जो डिसीजन करना चाहें ठीक कीजिएगा। डॉक्टर प्रवीण कल्लू साहबा हैं उर्दू की, उनका भी यही कंप्लेन है, उनकी भी शिकायत यही है कि वो भी उनकी जो कंप्लेंट है वो भी आज हमने वापस सिलेक्शन बोर्ड को कर दिया है। वो आज हमने बता भी दिया था, जो 2003 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है जो पहले थी अब 2021 में नई आ गई है, उनको भी बताया था। ये डॉक्टर प्रवीण का केस दोबारा सिलेक्शन बोर्ड को भेजा आपने? जी, दोबारा वो एक दफा देख लेते हैं। और डॉक्टर महमूद का केस? महमूद का तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए सारों की, तो वो तो नहीं होता ना, वो तो मेरा हल इनका नहीं हुआ। लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट्स को ही वो कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि मेरी जिनसे एवेल्यूएशन कराई गई है वो एनलिस्टेड ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के। आप आगे देख लीजिएगा, अगर वो सब्जेक्ट के नाम माहिर हुए तो फिर हम जिम्मेदार। डॉक्टर नुसरत साहब अभी डॉक्टर नुसरत साहबा भी शिकायत कर रही थी, जोग्राफिया की प्रोफेसर,
तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये फिर सिलेक्शन बोर्ड में कितने के लोगों की शिकायतें आई होंगी, और ये नहीं, इतनी तो इधर ही आ गई है, मीडिया तक इतनी तो पहुंच गई हैं, आप तक तो इससे भी ज्यादा पहुंची होंगी। नहीं, सिर्फ ये 2-3 लोग हैं जो अपना एक समझते हैं कि जी अगर कोई और हो रहा है तो मैं, देखिए एक आदमी क्लेम करता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने इस बारे में बड़ा ख्याल रखा और आपने कोशिश की कि कोई कहीं किसी की हक तलफी ना हो जाए, दोबारा रिव्यू के लिए भेज दिया। ये जीशान साहब के मामले की इंक्वायरी बड़ी देर से पड़ी है, वो इंक्वायरी का क्या बना? होगी, मैं उसका भी आपको करके ना आपको बता दूंगा, वो भी होगी। उनकी डिग्री के बारे में जो इंक्वायरी थी उसका फिर मैं दोबारा आपको कब जहमत दे के पूछूं आपसे कि क्या बना उसका? क्या कल पूछ लीजिएगा, कोई मैंने तो क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अभी रेडी नहीं था, मैं उनकी फाइल मंगाई नहीं। अगर मैं उनकी फाइल मंगवा दूंगा, मैं आपको रिपोर्ट अगर आ गई होगी शेयर भी कर दूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये राणा साहब शाहिद कमाल साहब की बाकमाल बातें आपने सुनी। जीशान साहब के मामले में वो बड़े पुरसकून है, वो कहते हैं कि ये 1 साल पहले की बात है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी, अभी तक उन्होंने फाइल नहीं मंगवाई हो। लेकिन वो इतना बड़ा मामला था, वो कह रहे हैं कि अभी मैंने फाइल कल मंगवा के बताएंगे। चले कल भी आ जाएगी। सिंडिकेट की मेंबर हैं फरदौस राना साहबा, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो ये दोनों यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेट की मेंबर हैं, वेमन यूनिवर्सिटी की और इधर की भी। वो वेमन यूनिवर्सिटी के मामलात भी उन्होंने उस पर काफ़ी स्टैंड लिया था, और इस मामले में भी। तो मेरा ख्याल है कि उनसे भी बात कर ले। मैडम, आपने एक बात तो नोट की होगी कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, वेमन यूनिवर्सिटी हो या बॉयज़ हो, दोनों में एक रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा नाअहली दिखाएगा, कौन ज़्यादा करप्शन करेगा, कौन ज़्यादा अकरबा परवरी करेगा। ये मुकाबले की एक दौड़ लगी हुई है, आपने भी नोट किया ये? जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बात ऐसी करें, लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो जरा वुमेन यूनिवर्सिटी की आई हैं। बहुत ज़्यादा जो है मेल यूनिवर्सिटी की तो मुझे नहीं आई, अभी आज एक कंप्लेंट आई है, उसके ऊपर आई विल इंशाल्लाह डेफिनेटली देखूंगी, देगा सिंडिकेट मेंबर के उसमें क्या रहना चाहिए और किस तरह से उसको हमने अब टेकअप करना है। अभी जो ये सिलेक्शन बोर्ड हुआ, जिसमें अभी जो ताज़ा कंप्लेन आ रही है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, उसमें डॉक्टर महमूद अहमद साहब हैं, इस्लामियात के प्रोफेसर हैं। उनको शिकायत है कि उनकी एवेल्यूएशन जो है वो गैर मुतल्लका लोगों से करवाई गई, और ऐसे लोगों से करवाई गई जो सिंडिकेट के अनलिस्टेड ही नहीं हैं, और उनके मुकाबले में जिस उम्मीदवार को सिलेक्ट किया गया है उसकी क्वालिफ़िकेशन उससे कहीं ज़्यादा कम है जो इनसे है। जी देखिए, मैंने आज आना था सिंडिकेट में, ये इससे पहले इन्होंने मेंशन नहीं किया। अगर ये मेंशन करते तो हम डेफिनेटली थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लेते और इसको होल्ड करवा देते, इसके अंदर हेल्ड करवाने के बाद फिर इसे हम करते। बिकॉज मुझे लाहौर में एक हमारा सेशन भी चल रहा था और मुझे मेरी शादी भी थी, तो इस वजह से मैं वहाँ पहुँची नहीं। आई थिंक इंशाल्लाह। लेकिन मैडम, इसमें तो वो बेचारे जो डॉक्टर महमूद साहब हैं उनको तो फारिग कर दिया। आज वाइस चांसलर साहब से मेरी बात हो रही थी, शाहिद कमाल साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उनकी तो रिपोर्ट्स ही नेगेटिव हैं, इसलिए उनको तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब वो महमूद साहब कह रहे हैं कि कम से कम सिंडिकेट उनको बुला के सुने तो सही, उनकी बात तो सुने। मैं जी इंशाल्लाह अब जाती हूँ ना, तो फिर इसके ऊपर बात भी करते हैं, और फिर अब मेरे पास जब मिनट्स आएंगे तो फिर मैं उसके ऊपर कुछ डिसाइडिंग नोटिंग देती हूँ, उसको अब सुनना तो जरूरी चाहिए ना जी। हम आपसे मैडम इसी किस्म की तवक्को रखते हैं। वैसे एक डॉक्टर प्रवीण कल्लू साहबा हैं उर्दू की, उनकी भी कंप्लेन इसी तरह की थी जिस तरह डॉक्टर महमूद साहब की थी। तो वो जो VC साहब ने उनको बार बार बुलाया अपने ऑफिस में और उनको कहा कि आप वापस ले लें कंप्लेन, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं ली वापस। तो फिर उनका केस रिव्यू के लिए सिलेक्शन बोर्ड को आज भेज दिया है VC साहब ने, लेकिन महमूद साहब का चूँकि कोई उनको इतना प्रेशर नहीं था, इनको फारिग कर दिया। नहीं, इंशाल्लाह ताला नहीं, आप फिक्र ना करें, इस तरह फारिग नहीं हो सकते हम। इंशाल्लाह इसमें स्टैंड भी लेंगे और इसको देखते भी हैं, और इस तरह से नहीं हम पढ़े लिखे तबके को इग्नोर कर सकते। बहुत शुक्रिया मैडम। जी राणा साहब, शाहिद कमाल साहब का तो अभी तो ये सिलेक्शन बोर्ड में देखे ना, अब उन्होंने एक बंदे का जिसने प्रेशर डाला उसको बार बार बुला के तरले करते रहे, और फिर उनका केस वापस भेज दिया। उर्दू वाली जो मैडम थी और जिनका कोई नहीं था उनको फारिग कर दिया उन्होंने। इसको फिर किसी वक्त रख लें, इस पे भी रखेंगे, और अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यानी डॉक्टर शाहिद कमाल साहब की जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कितने घोस्ट मुलाजम तनख्वाहें ले रहे हैं, जो कि मुलाजम
हैं नहीं वहाँ पे, लेकिन उनकी तनख्वाहें जाती रही यूनिवर्सिटी से। उनमें इंतज़ामिया के लोग भी हैं, एकेडेमिया के लोग भी हैं, और जब वो सारा कुछ पकड़ा गया तो फिर किन लोगों को सस्पेंड किया गया उस पर, और रुबीना साहबा के मतलब भी हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।